दोस्तों नमस्कार। आपका हमारे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम बाल विकास के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि सेवारत शिक्षक जिनकी परीक्षा 12 अक्टूबर से शुरू हो रही है मध्य प्रदेश में, उनके लिए इस चैनल पर वीडियो के माध्यम से ये प्रश्न पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो जिन शिक्षक साथियों ने अब तक हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और बाल विकास के साथ हिंदी और पर्यावरण इनके मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को समझ सकते हैं और अपनी परीक्षा में आप पास हो सकते हैं। इन वीडियोस में से बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो सीधे सीधे आपकी परीक्षा में पूछ लिए जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। आज का हमारा वीडियो जो है वो हमारे अगले टॉपिक से रिलेटेड है जिसका नाम है वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव। तो वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव आपके बाल विकास में है। इससे संबंधित 50 प्रश्न आज हम आपको इस वीडियो में सॉल्व करवाने वाले हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, बालक के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण के संबंध में सबसे उपयुक्त रूप से कैसे समझा जा सकता है। केवल वंशानुक्रम विकास निर्धारित करता है, केवल वातावरण विकास निर्धारित करता है, दोनों की अंतरक्रिया विकास को प्रभावित करती है या दोनों का विकास पर कोई प्रभाव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया क्योंकि केवल की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी में भी केवल की बात कर रहा है और ऑप्शन नंबर डी में बोल रहा है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों की अंतरक्रिया विकास को प्रभावित करती है। यानी कि वंशानुक्रम और वातावरण इन दोनों की अंतरक्रिया जो होती है वो बालक के विकास को प्रभावित करती है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, किसी बालक की बुद्धि में उच्च क्षमता होने के बावजूद भी उसका शैक्षिक प्रदर्शन कम है, तो इसका संभावित कारण क्या हो सकता है। कोई बच्चा है, उसका बुद्धि लब्धि का लेवल बहुत अच्छा है लेकिन फिर भी वो परीक्षा में उतने अंक नहीं ला पाता, तो इसका क्या कारण हो सकता है। क्या केवल वंशानुक्रम, तो गलत। केवल आयु, तो ये भी गलत। केवल शारीरिक विकास, ये भी गलत। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वंशानुक्रम और वातावरण की अंतरक्रिया। तो जो वंशानुक्रम और वातावरण की अंतरक्रिया वो इसका एक कारण हो सकती है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, वंशानुक्रम संभावनाएं प्रदान करता है जबकि वातावरण उन संभावनाओं को विकसित करने में सहायता करता है। यह कथन किस दृष्टिकोण को दर्शाता है। तो एकांगी दृष्टिकोण, तो एकांगी तो नहीं है क्योंकि दो की बात हो रही है, वातावरण की और वंशानुक्रम की। अगला है परिपक्वतावादी, तो ये भी गलत। अगला है व्यवहारवादी, तो ये भी गलत। सही उत्तर हो जाएगा अंतरक्रियावादी। क्या हो जाएगा, अंतरक्रिया, कि वंशानुक्रम और वातावरण की अंतरक्रिया जो है वो उन संभावनाओं को विकसित करने में सहायता कर रहा है, वातावरण जो कि वंशानुक्रम ने उसको प्रदान की है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है हमारा, यदि समान आनुवंशिक क्षमता वाले दो बच्चों का विकास अलग अलग हो तो इसका सबसे उचित स्पष्टीकरण क्या हो सकता है। कि दो बच्चे हैं जिनकी आनुवंशिक क्षमता समान है लेकिन उनका विकास अलग अलग है, तो इसका सबसे उचित स्पष्टीकरण क्या हो सकता है। आनुवंशिकता बदल गई, तो ये गलत। वातावरणीय अनुभव अलग रहे, ये हो सकता है। दोनों की आयु अलग थी, ये गलत हो गया। और केवल संयोग पर निर्भर है, तो संयोग पर भी। सही उत्तर होगा वातावरण। एक बच्चा था जिसको किसी अलग वातावरण में रखा, जबकि जो दूसरा बच्चा था उसको किसी अलग वातावरण में रखा, तो जो अलग अलग वातावरण है उनका प्रभाव उस बच्चे के ऊपर पड़ गया है। इसके कारण दोनों की जो क्षमताएँ हैं वो अलग अलग है विकास की। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न 5 नंबर का। अगला प्रश्न है हमारा, जुड़वा बच्चों के अध्ययन से मुख्यतः किस बात को समझने में सहायता मिलती है। केवल भाषा विकास, तो गलत। केवल शारीरिक विकास, ये भी गलत। केवल नैतिक विकास, ये भी गलत। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वंशानुक्रम और वातावरण के सापेक्ष योगदान। अगला प्रश्न है हमारा, एक बच्चा संगीत सीखने के लिए विशेष योग्यता प्रदर्शित करता है, उसे अभ्यास और प्रशिक्षण का अवसर नहीं मिलता, तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है। एक बालक है, वो संगीत सीखने की विशेष योग्यता रखता है या प्रदर्शित करता है, लेकिन उसको ना तो अभ्यास दिया जाता है ना ही प्रशिक्षण दिया जाता है, तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है। प्रतिभा का कोई महत्व नहीं है, वातावरण प्रतिभा को प्रभावित कर सकता है, वंशानुक्रम समाप्त हो जाता है, प्रतिभा हमेशा स्वतः विकसित होती है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि जो वातावरण है वो प्रतिभा को प्रभावित कर सकता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा वातावरणीय कारक बाल विकास को सबसे प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। तो क्या जीन प्रभावित करता है, क्या गुणसूत्र प्रभावित करता है, क्या रक्त पोषण प्रभावित करता है या रक्त समूह। तो इनमें से कौन सा ऐसा वातावरणीय कारक पूछा है उन्होंने,
तो जो जीन है वो वातावरणीय कारक नहीं है, गुणसूत्र भी नहीं है और रक्त समूह भी नहीं है। वातावरणीय कारक एक ही है, कौन सा? पोषण। यहाँ ये वाला शब्द आपको पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो उत्तर गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वंशानुक्रम से प्राप्त विशेषताओं में निम्न में से कौन सी अपेक्षाकृत स्पष्ट है? तो विद्यालय का वातावरण, तो ये तो वंशानुक्रम से प्राप्त है ही नहीं। भाषा का प्रयोग, ये भी वंशानुक्रम से प्राप्त नहीं है। सामाजिक व्यवहार, ये भी नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आँखों का रंग। ये वंशानुक्रम से प्राप्त विशेषता है कि किसी के पिता की अगर आंखें भूरी है तो हो सकता है उस बच्चे की आंखें भूरी हो, या माता की आंखें भूरी है तो हो सकता है बच्चे की आंख भूरी हो सकता है, जरूरी नहीं कि हो। यदि किसी बच्चे में सीखने की क्षमता अच्छी है लेकिन घर पर सीखने के लिए प्रोत्साहन नहीं मिलता तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को अनुकूल शैक्षिक वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए जिसमें कि वह बच्चा पढ़ सके। ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। बच्चे को कम बुद्धि का समझना, परिवार को दोष दे देना, या बच्चे को कक्षा में अलग करना, ये सब गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, नेचर और नर्चर की बहस मुख्यतः किससे संबंधित है? तो नेचर मतलब तो होता है वंशानुक्रम और नर्चर मतलब होता है वातावरण। तो ये जो बहस है ये वंशानुक्रम और वातावरण के प्रभाव से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक वैज्ञानिक है? बुद्धि पूरी तरह अनुमानसिक है, तो ये गलत। बुद्धि पूरी तरह अनुमानसिक नहीं है। बुद्धि पूरी तरह वातावरणीय है, तो ये भी गलत। बुद्धि वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है, ये उत्तर सही है। तीसरा अपरिवर्तनीय, गलत। अगला प्रश्न है हमारा कि यदि किसी बच्चे के माता पिता दोनों अत्यधिक बुद्धिमान हैं तो यह मानना कि बच्चा भी बुद्धिमान होगा, निश्चित रूप से अत्यधिक बुद्धिमान होगा, ये इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? वैज्ञानिक रूप से पूर्णतः सही है, वंशानुक्रम की भूमिका को बढ़ा चढ़ाकर बताता है, वातावरण की भूमिका को सिद्ध करता है, या विकास के सिद्धांत के विरुद्ध है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वंशानुक्रम की भूमिका को बढ़ा चढ़ाकर बता रहा है कि अगर माता पिता बुद्धिमान है तो बच्चा भी बुद्धिमान होगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा उदाहरण वातावरण की भूमिका को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है? वातावरण की भूमिका को सबसे अच्छी तरह से कौन सा दर्शाता है? तो रक्त समूह तो वो अपना वंशानुक्रम हो गया, शारीरिक संरचना भी वंशानुक्रम हो गया, आँखों का रंग भी। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नियमित अभ्यास से खेल कौशल में सुधार। तो ये जो ऑप्शन है ये किसकी भूमिका को दर्शा रहा है? वातावरण की भूमिका को दर्शा रहा है। तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, बालक के विकास में संवेदनशील अवधि का महत्व किससे संबंधित है? वातावरण अनुभव के प्रभाव से, केवल अनुवांशिकता से, केवल शारीरिक वृद्धि से, केवल उम्र की गणना से। तो ये तीनों गलत हो जाएंगे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वातावरणीय अनुभवों के प्रभाव से। तो ये जो है वो संवेदनशील अवधि से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि यदि किसी बच्चे को जन्म के बाद अत्यंत समृद्ध भाषाई वातावरण मिले तो उसका संभावित प्रभाव क्या होगा? कोई बच्चा है उसको बहुत अच्छा भाषा का वातावरण मिल रहा है तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा? भाषा विकास के अवसर बढ़ेंगे, आनुवांशिकता बदल जाएगी, शारीरिक वृद्धि रुक जाएगी, या वृद्धि निश्चित रूप से दोगुनी हो जाएगी। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भाषा विकास के अवसर जो है उसको बढ़ने लगेंगे। अगला प्रश्न है हमारा 16 नंबर का, वंशानुक्रम सीमा निर्धारण करता है और वातावरण उस सीमा के भीतर उपलब्धि को प्रभावित करता है। इस कथन की प्रमुख सीमा क्या है? यह दोनों के बीच अंतरक्रिया को अत्यधिक सरल बना देता है, या वातावरण को पूर्णतः नकार देता है, या जीन को नकार देता है, या केवल शारीरिक विकास पर लागू होता है। तो शारीरिक विकास पर लागू होता है गलत हो जाएगा, जीन को नकार देता है गलत हो जाएगा, और वातावरण को नकारता है गलत हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह दोनों के बीच की अंतरक्रिया को अत्यधिक सरल बना देता है। अगला प्रश्न है हमारा, एक शिक्षक यह मानता है कि बच्चा पैदा हुआ है वैसा ही रहेगा, यह विचार किसकी उपेक्षा करता है? एक शिक्षक ये मानता है कि बच्चा जैसा पैदा हुआ है वैसा ही रहेगा, तो ये विचार किसकी उपेक्षा करता है, मतलब किसको नकारता है? वातावरण अनुभव की भूमिका, वंशानुक्रम की भूमिका, आयु की भूमिका, या शारीरिक वृद्धि की भूमिका। तो ये नकार रहा है वातावरण अनुभव की भूमिका को, कि बच्चा भले कैसा ही पैदा हो लेकिन उसको वातावरण में रख के बदला जा सकता है, और वो टीचर यूँ बोल रहे हैं कि उसको नहीं बदल सकते, वो वैसा ही रहेगा। तो ये वातावरण और अनुभव की भूमिका को नकार रहे हैं। अगला प्रश्न है हमारा 18 नंबर का, बालक के व्यक्तित्व विकास पर निम्न में से किसका संयुक्त प्रभाव सबसे उचित माना जाता है? केवल परिवार का, केवल विद्यालय का, केवल आनुवंशिकता का। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी है वंशानुक्रम, परिवार, विद्यालय और सामाजिक वातावरण। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 19 नंबर का,
यदि दो समान जुड़वा बच्चे अलग अलग सामाजिक वातावरण में पलते हैं तो उनके व्यवहार में अंतर यह संकेत देता है। एक बच्चा है जो अलग वातावरण में पला है, एक और बच्चा है वो अलग वातावरण में पला है, तो इनके व्यवहार में जो अंतर आएगा वो किस चीज़ का संकेत देगा। जीन का कोई महत्व नहीं है, मतलब उनके माता पिता चाहे कैसे ही रहें उसका कोई मतलब नहीं है। वातावरण व्यवहार को प्रभावित कर सकता है। समान जीन होने पर व्यवहार हमेशा समान होगा, या व्यक्ति तो पूरी तरह जन्मजात है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कि जो वातावरण है वो व्यवहार को प्रभावित कर सकता है। अगला प्रश्न है 20 नंबर का, निम्न में से कौन सा कथन वंशानुक्रम के बारे में सही है। यह प्रत्येक व्यवहार को निश्चित रूप से निर्धारित करता है, यह विकास की संभावनाओं को प्रभावित करता है, यह वातावरण द्वारा पूरी तरह बदला जा सकता है, या केवल शारीरिक विकास पर प्रभाव होता है। तो यह व्यवहार को निश्चित रूप से प्रभावित करता है, यह विकास की संभावनाओं को प्रभावित करता है, यह वातावरण द्वारा पूरी तरह बदला जा सकता है, या इसका केवल शारीरिक विकास पर प्रभाव होता है। तो डी वाला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, केवल शारीरिक विकास पर प्रभाव होता है। यह वातावरण से पूरी तरह बदला जा सकता है, तो पूरी तरह भी नहीं बदल सकते हैं। यह विकास की संभावनाओं को प्रभावित करता है, यह ऑप्शन इसका सही हो सकता है, सी वाला। अगला प्रश्न है, हाँ सॉरी बी वाला है वो, यह विकास की संभावनाओं को प्रभावित करता है, मैंने सी बोल दिया था, बी वाला है। अगला प्रश्न है, यदि विद्यालय में बच्चों को प्रश्न पूछने प्रयोग करने की स्वतंत्रता दी जाती है तो किस प्रकार का वातावरणीय प्रभाव है। बौद्धिक विकास को प्रोत्साहित करने वाला, आनुवांशिक विकास को रोकने वाला, शारीरिक विकास को रोकने वाला है, केवल भावनात्मक विकास से संबंधित। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्धिक विकास को प्रोत्साहित करने वाला। अगला प्रश्न है हमारा, बालक की सीखने की क्षमता के संदर्भ में शिक्षक का सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण होना चाहिए। क्षमता को स्थिर बनाना, तो स्थिर तो नहीं बनाना है, गलत हो जाएगा। केवल आईक्यू के आधार पर निर्णय लेना, तो ये भी गलत हो जाएगा। क्षमता के विकास हेतु समृद्ध वातावरण देना, या केवल आनुवंशिकता को महत्व देना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्षमता के विकास हेतु समृद्ध वातावरण देना, जैसी जिसकी क्षमता उसको वैसा वातावरण दो उसके हिसाब से। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कारक सीधे तौर पर वातावरण का नहीं है। पोषण, सही उत्तर क्या हो जाएगा, पोषण। सामाजिक आर्थिक स्थिति, या आनुवंशिक संरचना, या माता पिता का व्यवहार। वो बोल रहा है वातावरण का नहीं है, तो पोषण तो वातावरण का है, मैंने गलत बोल दिया, पोषण तो वातावरण का है। सामाजिक आर्थिक परिस्थिति भी वातावरण की है, माता पिता का व्यवहार भी, लेकिन आनुवंशिक संरचना जो है वो वातावरण की नहीं है, ये आनुवंशिक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि कुपोषण के आधार पर बच्चे की शारीरिक और संज्ञानात्मक वृद्धि प्रभावित होती है तो किसका उदाहरण है। ये वंशानुक्रम का उदाहरण है, गलत। वातावरण का विकास पर प्रभाव है, हाँ ये सही उत्तर है। और केवल परिपक्वता और केवल वृद्धि भी गलत उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारा 24 के बाद 25 नंबर का, वंशानुक्रम और वातावरण एक दूसरे से स्वतंत्र होकर विकास करते हैं, यह कथन गलत है। यह कथन सामान्यतः गलत है। पूर्णतः सही है तो गलत हो जाएगा, आंशिक रूप से सही है भी गलत हो जाएगा। केवल किशोर अवस्था में सही है तो गलत हो जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, बालक के विकास में घर का वातावरण महत्वपूर्ण होने का प्रमुख कारण क्या है। घर जीन को बदल देता है, तो ये गलत हो गया, गलत होगा। घर जीन को कैसे बदल देगा। अगला प्रश्न है, अगला ऑप्शन है, प्रारंभिक अनुभव का व्यक्तित्व पर सीखने पर प्रभाव पड़ता है, घर विद्यालय का स्थान ले लेता है, गलत। केवल शारीरिक विकास घर में होता है, गलत। उत्तर नंबर बी इसका सही है कि प्रारंभिक अनुभवों का जो व्यक्तित्व और सीखने का प्रभाव पड़ता है घर में। अगला प्रश्न है, बच्चे की गणितीय क्षमता में सुधार के लिए नियमित अभ्यास और उचित मार्गदर्शन दिया जाता है, यह मुख्यतः किस बात को दर्शाता है। गणितीय क्षमता में सुधार लाने के लिए उसको रोज अभ्यास करवा रहे हैं और मार्गदर्शन दे रहे हैं। तो वातावरणीय अनुभव क्षमता के प्रदर्शन को प्रभावित करते हैं, जीन बदल जाते हैं, बुद्धि जन्म के बाद बदली ही नहीं, केवल परिपक्वता जिम्मेदार है। तो ये तीनों गलत, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, यदि किसी बच्चे की आनुवंशिक क्षमता समान हो लेकिन उसे अलग अलग स्तर की शैक्षिक सुविधाएं मिले तो उपलब्धि में अंतर का प्रमुख कारण हो सकता है। वातावरण, गुणसूत्र, रक्त समूह या जन्मक्रम। तो ये तीनों तो नहीं हो सकते, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, वातावरण। अगला प्रश्न है हमारा, बाल विकास में अंतर क्रिया का अर्थ क्या है। अंतर क्रिया का अर्थ होता है वातावरण और वंशानुक्रम का पारस्परिक प्रभाव। ये प्रश्न हम एक दो बार पहले भी कर चुके हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक शिक्षक कहता है कि इस बच्चे के माता पिता कम पढ़े लिखे हैं, यह बच्चा अच्छा नहीं सीख सकता, यह दृष्टिकोण वैज्ञानिक और उचित है, तो गलत, उचित तो नहीं है। वंशानुक्रम
को अत्यधिक महत्व देता है, वातावरण को महत्व देता है, या दोनों के क्रियात्मक प्रभाव को समझता है? तो ये वंशानुक्रम को महत्व दे रहा है कि भैया माता पिता कम पढ़े लिखे हैं तो बच्चा भी नहीं सीख पाएगा। तो ऐसा नहीं होता, बहुत से बच्चे ऐसे जिनके माता पिता नहीं पढ़े लिखे होते हैं लेकिन वे बहुत ज़्यादा पढ़ जाते हैं और बहुत ज़्यादा उपलब्धि भी हासिल कर लेते हैं। तो ये वंशानुक्रम को महत्व दे रहा है यहाँ पे टीचर। अगला प्रश्न है हमारा, यदि विद्यालय में कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि वाले बच्चों को अतिरिक्त शैक्षिक सहायता दी जाए तो इसका उद्देश्य क्या है? आनुवंशिक अंतर को समाप्त करना, वातावरणीय असमानता के प्रभाव को कम करना, सभी बच्चों की बुद्धि समान करना, या वंशानुक्रम बदलना? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वातावरणीय असमानताओं के प्रभाव को कम करना। कि कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको अच्छा वातावरण घर में मिला तो वो अच्छे पढ़ गए थोड़ा सा, और कुछ को कम मिला तो वो कम पढ़ गए। तो इसमें क्या है, अपने को दोनों की जो असमानता है दोनों के बीच में उसको बराबर करना है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? सभी बच्चों की विकास क्षमता समान होती है, सभी बच्चों का विकास केवल जीन से निर्धारित होता है, विकास में व्यक्तिगत भिन्नता और वंशानुक्रम दोनों से प्रभावित होती है, वातावरण का प्रभाव केवल कमजोर बच्चों पर होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि विकास में व्यक्तिगत भिन्नता, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से प्रभावित होती है। अगला प्रश्न है हमारा, एक बच्चा जन्मजात रूप से अच्छी शारीरिक संरचना रखता है लेकिन उचित पोषण और अभ्यास के अभाव में उसकी खेल क्षमता विकसित नहीं हो पाती, तो यह किसको दर्शाता है? तो ये वंशानुक्रम और वातावरण के अंतर्क्रिया को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा 34 नंबर का, वंशानुक्रम मुख्यतः किससे संबंधित है? व्यक्ति द्वारा अर्जित व्यवहार, माता पिता से प्राप्त जैविक विशेषताएं, विद्यालय से सीखी गई आदतें, या सामाजिक अनुभव? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माता पिता से प्राप्त जैविक विशेषताएं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा वातावरण का सबसे व्यापक अर्थ प्रस्तुत करता है? निम्न में से कौन सा वातावरण का सबसे व्यापक अर्थ प्रस्तुत करता है? केवल घर, केवल विद्यालय, व्यक्ति को प्रभावित करने वाली बाहरी परिस्थितियां और अनुभव, या केवल भौतिक सुविधाएं? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, व्यक्ति को प्रभावित करने वाली बाहरी परिस्थिति और अनुभव। अगला प्रश्न, बच्चे के भावनात्मक विकास में परिवार की भूमिका किस प्रकार की होती है? केवल आनुवंशिक, वातावरणीय, जैविक, या कोई भूमिका नहीं? तो परिवार की भूमिका जो होती है वो वातावरणीय होती है। अगला प्रश्न, यदि किसी प्रतिभाशाली बच्चे को उचित अवसर मिले तो उसकी क्षमता का नहीं मिले तो उसकी क्षमता का प्रदर्शन कम हो सकता है। इससे पता चलता है कि प्रतिभा पर्याप्त नहीं, अवसर भी जरूरी है। प्रतिभा का कोई महत्व नहीं है, वातावरण का कोई प्रभाव नहीं है, बुद्धि हमेशा स्थिर रहती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, प्रतिभा पर्याप्त नहीं है, अवसर भी जरूरी है। अगला प्रश्न है, बाल विकास में विद्यालय का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या हो सकता है? आनुवंशिक गुण निर्धारित करना, सीखने के समृद्ध अनुभव उपलब्ध करवाना, बच्चे की जैविक संरचना बदल देना, जन्मजात गुण समाप्त कर देना? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, सीखने के समृद्ध अनुभव उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है, वंशानुक्रम और वातावरण के संदर्भ में शिक्षक की भूमिका किस प्रकार होनी चाहिए? तो शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझकर अनुकूल अवसर देने वाली। अगला प्रश्न है, यदि किसी बच्चे की कठिनाई है तो केवल आनुवंशिक कारण मान लेना उचित नहीं है, क्योंकि शिक्षण विधि, वातावरण और अभ्यास भी प्रभाव डालते हैं। केवल जन्मजात क्षमता गलत, जीन का कोई प्रभाव नहीं होता गलत, कठिनाई समान होती गलत। अगला प्रश्न है, जीन इंटू वातावरण, मतलब जीन और वंशानुक्रम और वातावरण का गुणा करा है कि अवधारणा का सर्वोत्तम अर्थ क्या है? जीन और वातावरण अलग अलग कार्य करते हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा, अलग अलग कार्य नहीं करते हैं, एक ही कार्य करते हैं। जीन वातावरण के प्रति व्यक्ति की प्रतिक्रिया को प्रभावित करते हैं और वातावरण विकास को प्रभावित करते हैं। वातावरण जीन को हमेशा बदल देता है, जीन केवल सारे गुणों को प्रभावित करते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, एक ही परिवार में पले दो भाई बहनों की रुचि अलग है, इसका कारण क्या हो सकता है? तो इसका कारण होता है आनुवंशिक भिन्नताएं और अलग अलग अनुभवों की अंतरक्रिया। ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे ज़्यादा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 43 नंबर का, निम्न में से शिक्षक के लिए सबसे उपयोगी निष्कर्ष है? बच्चे की वर्तमान उपलब्धि उसकी अंतिम क्षमता है, उचित वातावरण से सीखने और विकास के अवसर बढ़ाए जा सकते हैं। तो यही उत्तर इसका सही हो जाएगा। कमज़ोर प्रदर्शन हमेशा आनुवंशिक होता है, या बुद्धि को शिक्षा प्रभावित नहीं करती। तो ये दोनों गलत हो जाएंगे और ये भी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, यदि बालक के विकास की गति में अंतर पाया जाता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? व्यक्तिगत भिन्नताओं के संभावित कारणों पर विचार करना चाहिए, उसे तुरंत कम बुद्धि का घोषित कर देना चाहिए, उसके माता पिता को दोष देना चाहिए, बच्चे को एक ही तरीके से पढ़ाना चाहिए। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत भिन्नताओं के संभावित कारणों पर विचार करना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा उदाहरण वातावरण द्वारा आनुवंशिक क्षमता के प्रकटीकरण को दर्शाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
इसमें क्या होता है, अनुवांशिक क्षमता बताएं, तो अनुवांशिक क्षमता में हो जाएगा आंखों का रंग, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, नहीं, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा उदाहरण वातावरण द्वारा अनुवांशिक क्षमता का प्रकटीकरण, वातावरण द्वारा अनुवांशिक क्षमता का प्रकटीकरण। तो बच्चे का रक्त समूह, तो ये तो केवल अनुवांशिक, आंखों का रंग केवल अनुवांशिक, बालों का प्राकृतिक रंग केवल अनुवांशिक। तो उचित प्रशिक्षण से खेल प्रतिभा को विकसित करना, ये वातावरण द्वारा अनुवांशिक क्षमता का प्रकटीकरण है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, यदि दो बच्चों में समान अनुवांशिक क्षमता होने के बावजूद एक बच्चा अधिक उपलब्धि प्राप्त करता है तो शिक्षक को सबसे पहले किस पर विचार करना चाहिए, केवल आईक्यू पर, केवल सीखने के अवसर और अनुभव पर, केवल जन्म क्रम पर, या केवल शारीरिक लंबाई पर। तो केवल वाले तीनों गलत हो जाएंगे, सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दोनों के सीखने के अवसर और अनुभवों पर। अगला प्रश्न है हमारा, वंशानुक्रम विकास को आधार भूमि देता है और वातावरण उसको आकार देता है। तो यह कथन एकांगी वंशानुक्रम का सिद्धांत है, गलत। एकांगी वातावरण का है, गलत। दोनों की उपेक्षा करता है, गलत। या विकास की उपेक्षा करता है, गलत। अंतरक्रिया के दृष्टिकोण के निकट है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अंतरक्रिया के दृष्टिकोण के निकट है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस परिस्थिति में वातावरण की भूमिका सबसे स्पष्ट दिखाई देती है। वातावरण की, आंखों का रंग वंशानुक्रम, रक्त समूह वंशानुक्रम, जन्मजात रचना वंशानुक्रम। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, भाषा और शब्दावली का विकास। अगला प्रश्न, एक शिक्षक को पता चलता है कि बच्चे के परिवार में कई सदस्य गणित में अच्छे हैं। शिक्षक का उचित निष्कर्ष क्या होगा। बच्चा निश्चित रूप से गणित में अच्छा होगा, बच्चे की संभावित क्षमता हो सकती है, उसे उचित वातावरण में विकसित किया जा सकता है, बच्चे को गणित पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, या उसकी उपलब्धि पहले से निर्धारित है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, बच्चे में संभावित क्षमता हो सकती है जिसे उचित वातावरण से विकसित किया जा सकता है। अगला प्रश्न 49 वाला या 50 वाला, अगला प्रश्न है 50 नंबर का। निम्न में से वंशानुक्रम और वातावरण के प्रभाव के बारे में सर्वाधिक संतुलित निष्कर्ष कौन सा है। विकास का प्रत्येक पहलू केवल जीन द्वारा निर्धारित होता है, तो गलत। विकास का प्रत्येक पहलू केवल वातावरण द्वारा होता है, गलत। दोनों की अंतरक्रिया का परिणाम है, और ये तो फिर गलत हो ही जाएगा। तो ये हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चंस थे वंशानुक्रम और वातावरण चैप्टर के। अब इसके बाद हम अगला चैप्टर जो लेके आएंगे उसमें हम हमारे जो 4 मनोवैज्ञानिक है, कौन कौन से, एक तो है पियाजे, एक है हमारे थार्नडाइक, एक है हमारे पावलाव, और एक है हमारे कोहलर। इनके बारे में हम 50-50 क्वेश्चन समझेंगे, और इनकी क्या थ्योरी थी, इन्होंने सीखने के बारे में क्या बताया है, उसको भी हम अच्छे से इन वीडियो में समझेंगे। तो अगले जो 4 वीडियो होंगे वो आपको इन्हीं चारों वैज्ञानिकों के मिलेंगे। तो चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।